हीरा एक अमीर परिवार की नाजों से पली हुई बेटी होती है। उसकी शादी वंश नाम के अमीर लड़के से होती है। घोड़ी को एकदम राजसी अंदाज से सजाया होता है और उस पर हीरा की डोली आती है। पधारो मेरी छोटी बहू रानी, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू सो मच माँ जी। चलो, तुम्हारी और वंश की आरती उतार कर तुम्हारा हमारे बंगले में गृह प्रवेश करवाना है। ओके माँ जी, लेकिन एक मिनट, ढोल वाले कहाँ पर हैं? चले गए क्या? हाँ हीरा, वो सब चले गए। अब कमरे तक ढोल बजाते हुए आएंगे क्या? क्या तुम भी? नो वे वंश, ये हमारी शादी है, इसलिए हर एक चीज एकदम रॉयल होनी चाहिए। नहीं नहीं, तुम पहले ढोल वाले को बुलाओ, फिर ढोल और शहनाई के आवाज के साथ ही होगा ग्रैंड हीरा का ग्रैंड गृह प्रवेश। क्या? मेरी प्यारी देवरानी, अब ढोल वाले तो चले गए हैं, वो तो आधे रास्ते तक पहुंच भी गए होंगे, तो अब उन्हें वापस कैसे बुलाए हम? और 10 मिनट के बाद तो गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त समाप्त भी हो जाएगा। देखो छोटी बहू रानी, ये ढोल नगाड़े बाद में बजवा लियो, अभी मुहूर्त के रहते गृह प्रवेश कर लो, क्योंकि अगर उन ढोल वालों को आने में देरी हुई तो बेवजह गृह प्रवेश में गड़बड़ हो जाएगी। नहीं माँ जी, मैं तो ढोल नगाड़े के साथ ही अपने ससुराल में एंट्री करूंगी। देखो वंश, मैं कुछ नहीं जानती, किसी भी हाल में ढोल वालों को बुलाओ। अरे क्या फायदा हमारा इतना अमीर होकर, जो हम 5 मिनट के लिए ढोल वालों को भी ना बुला सके। ठीक है हीरा, मैं कुछ अरेंजमेंट्स करता हूँ, गिव मी अ मिनट। फिर किसी तरह अगली 5 मिनट में वंश ढोल वालों को अरेंज कराता है और वो उन्हें एक्स्ट्रा डबल पैसे देकर ढोल नगाड़ों के साथ बड़े बंगले की छोटी बहुरानी का स्वागत होता है। ये लो छोटी बहुरानी, मुंह मीठा करो, दही चीनी है ये। अरे नहीं नहीं, दही चीनी इज सो लो क्लास। अगर मेरा मुंह मीठा ही करना है तो मेरी फेवरेट लंदन से आने वाली चॉकलेट से कराओ, या फिर पेरिस की बटरी बिस्किट या केक से। आई लव देम सो मच। वो सब तो खाती ही रहोगी हीरा, लेकिन दही चीनी हमारे हिंदू धर्म में बहुत शुभ मानी जाती है, इसलिए इसका सेवन करके ही शुभ काम किए जाते हैं। तो प्लीज हीरा, एक चम्मच ही सही, लेकिन इसे खा लो। फिर मंदिर में दीपक जलाकर तुम और वंश प्रार्थना करना। ओह नो, दीपक तो मेरा ड्राइवर है, तो मैं उसे क्यों चलाऊं? ये आप क्या कह रही हो सरगुन भाभी? अरे पगली, मैं तुम्हारे दीपक ड्राइवर की बात नहीं कर रही, मैं तो दिए की बात कर रही हूँ, जिसका मतलब दीपक भी होता है, समझी? ओह हाँ, सॉरी हाँ भाभी, मेरी हिंदी थोड़ी वीक है ना, और मैं न्यूयॉर्क में पढ़ने गई थी, इसलिए मैं ज़्यादातर इंग्लिश ही क्लियरली समझ पाती हूँ। एनीवेज माँ जी, आप मुझे दही चीनी खिला सकती हो। बड़ी ही अतरंगी बहू आई है हमारे घर पर, तेरी पसंद को मानना पड़ेगा वंश। खैर, थोड़ी पगली सी है, लेकिन दिल की अच्छी है। ये लो छोटी बहू, मुंह मीठा कर लो और अपने बहू होने का धर्म बखूबी निभाकर हमेशा ससुराल के रिश्तों में मिठास बनाए रखना। ओके माँ जी। गौचा, हीरा के टेंट्रम्स खत्म ही नहीं होते। फिर अगले 2-3 दिनों तक वो घर में ही बना हुआ खाना खाती है, लेकिन उसके बाद नहीं नहीं, आज तो मैं ये घर वाला खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगी, मुझे तो कोई दूसरा खाना खाना है। देखो वंश, प्लीज मेरे लिए एक नया शेफ रख लो अलग से, और मैं तो गोल्ड प्लेटेड थाली में ही खाना खाऊंगी, मुझे ये चांदी की थालियों में खाना बिल्कुल नहीं खाना। पर हीराओ, इस खाने में क्या बुराई है? पिछले 3 दिनों से तो तुम यही खा रही थी, तो अब क्या हुआ? हाँ वंश, तब तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाई, लेकिन अब मैं इसे और नहीं खाऊंगी। मैं काफी अलग अलग तरीके का खाना खाती हूँ, कभी इटालियन तो कभी मैक्सिकन, इसीलिए मेरे मायके से मेरा पर्सनल शेफ ही मंगवाओ और उसे ही यहाँ काम पर रख लो, वो भी पूरे दिन के लिए। लेकिन हीरा, अब एक ही घर में दो अलग अलग प्रकार का खाना कैसे बनेगा? और वैसे भी इटालियन और मेक्सिकन खाना कभी कभार खाया हुआ ठीक होता है, और ये तो हम भी कभी कभार बनवा लेते हैं,
पर रोजाना तो दाल सब्जी रोटी का अचार ही खाया जाता है ना, और उससे हमारी सेहत अच्छी बनी रहती है। हाँ छोटी बहू रानी, बड़ी बहू एकदम सही कह रही है। नहीं माँ जी, मैं नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। पर हीरा, अच्छा ठीक है बाबा, अगर इसे वाकई में ये खाना नहीं खाना है तो मत खाने दो। कोई छोटी बहू रानी, तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तुम अपने मायके से अपना पर्सनल शेफ बुलवा लो, और तुम्हें जो जो खाना है तुम उसे कहकर बनवाया करना। अब तो खुश हो ना? यस माँ जी, एंड थैंक यू सो मच। मैं अभी मम्मी से कह देती हूँ, फिर वह सारी अरेंजमेंट कर देगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जा बेटा। हे भगवान, ये सब क्या ही माँ जी, ऐसा लगता है घर में कोई छोटी बहू रानी नहीं, बल्कि कोई छोटी बच्ची आई है। जाने देना, अब जो भी हो, छोटी बहू के आने से हमारे इस बंगले में तो और ज्यादा रौनक आ गई है। दिन रात इसी की चिल्लम चिल्ली लगी रहती है, कभी इधर नाचती है तो कभी उधर फोटोशूट करती रहती है। जब देखो तब एकदम उधम मचाती रहती है, झल्ली कहीं की। और वंश, डिनर के बाद हम दोनों आइसक्रीम खाने जाएंगे। वो हिल साइड एरिया है ना, वहीं पर। उधर की आइसक्रीम एकदम कमाल की होती है। 2 स्कूप्स ही 2,000 के होते हैं, बट इट्स सो यमी। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। ठीक है ईरा, हम जरूर चलेंगे आज। फिर ऐसे ही एक रोज जब ईरा की 2 कजिन बहनें लंदन से इंडिया आती हैं, तभी वो उन्हें अपने ससुराल बुलाती हैं। वाह वीरा, तेरा ससुराल का बंगला तो काफी प्रिटी है, और तू तो इन रॉयल डिजाइनर ड्रेस में कितनी कूल लग रही है यार। एग्जैक्टली ईरा, तो बता हमें, आज हमें कहाँ घुमा रही है तू? देख, हम तो अभी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमारी बड़ी बहन होने के नाते तुझे हमें ढेर सारी शॉपिंग करानी होगी। सुना है इंडिया में अब फैशन स्टफ काफी अमेजिंग हो चुका है। वो तो है गाइस, और मैं तुम्हें शॉपिंग जरूर कराऊंगी। मैं तो तुम दोनों को टॉप से भी टॉप ब्रांड्स के कपड़े दिलाऊंगी, और साथ में बैग्स भी दिलाऊंगी। चलो, और वंश, कार्ड दे दो ना मुझे। यस बेबी, ये लो, एंड एंजॉय योर डे गाइस। यस जीजू, बाय बाय। पर बाद में जब वंश को मैसेज आता है, तभी बाप रे, आज तो ईरा ने पूरे 5 लाख रुपए की शॉपिंग की है। क्या कहा? पूरे 5 लाख की शॉपिंग, वो भी अपने कजिन्स के लिए। वंश, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है? सो तो है भाभी, लेकिन अब क्या ही बोलूं मैं। उसके कजिन इतने सालों बाद इंडिया आए हैं, और वो लोग तो फिलहाल लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं ना, तो उनका यहाँ पर आना बहुत कम होता है। और रहने दो बड़ी बहू, अब अपनी छोटी बहू रानी के रिश्तेदारों के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते क्या? हाँ बड़ी बहू, धनराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मानती हूँ कि तुम एक बहुत ही समझदार बहू हो, वही दूसरी तरफ वो एक नासमझ बहू है। लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियों के चलते वो एक दिन समझदार बन ही जाएगी, और उसे भी तुम्हारी तरह अकल आ जाएगी, देखना तुम। ठीक है माँ जी। फिर थोड़े दिनों के बाद, अरे क्या बात है वंश, ईरा आज ब्रेकफास्ट के लिए नीचे नहीं आएगी क्या? उठ तो गई थी वो भाभी, और इनफैक्ट तैयार भी हो गई थी, पर ना जाने वो नीचे क्यों नहीं आई। रुको, मैं अभी उसे आवाज लगाता हूँ। हीरा, हीरा नीचे आओ। सॉरी वंश, लेकिन मैं नीचे नहीं आऊंगी। अरे, तुम वहां ऊपर क्या कर रही हो? सबके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करो ना। अरे क्या हुआ छोटी बहू, तू नीचे क्यों नहीं आना चाहती? इस वंश ने तेरे साथ झगड़ा किया है क्या? बता मुझे, मैं अभी इसकी खबर लेती हूँ। अरे नहीं माँ, मैंने तो इसे कुछ भी नहीं बोला है। अरे नहीं माँ जी, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बोला है। मुझे तो बस ऊपर से नीचे आने में काफी दिक्कत होती है, और मैं इतना स्ट्रगल बिल्कुल नहीं कर सकती सीढ़ियों से नीचे आते आते। कहीं किसी दिन मैं गिर विर गई तो मैं हैंडीकैप हो जाऊंगी ना, और मेरी ब्यूटी खराब भी हो जाएगी। ना बाबा, ये रिस्क तो मैं बिल्कुल नहीं ले सकती। ओफो हीरा, ये कैसी जिद है अब?
अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें नीचे नहीं आना है तो मैं घनश्याम से कहकर तुम्हारा ब्रेकफास्ट ऊपर तुम्हारे कमरे में भिजवा देती हूँ, ठीक है ना? नहीं भाभी, मैं आप लोगों के बिना ब्रेकफास्ट नहीं करने वाली। मुझे तो आप सबके साथ बैठकर खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। ये कैसी जिद है हीरा? तुम्हें नीचे भी नहीं आना और ऊपर अकेले बैठकर खाना भी नहीं खाना है। अब हम इसमें करें तो क्या करें? लिफ्ट लगवा लो ना। क्या? हाँ, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक आने के लिए एक लिफ्ट लगवा लो, फिर मैं उसी का इस्तेमाल करूंगी और आप सबके साथ ब्रेकफास्ट लंच और डिनर सब कर पाऊंगी मैं। बस करो हीरा, बस एक फ्लोर ही तो उतरना है तुम्हें, तो उसमें कैसा स्ट्रगल है? और मेरा और तुम्हारे भैया का कमरा तो सेकंड फ्लोर पर है, पर हम दोनों तो आ ही जाते हैं ना नीचे। लेकिन तुम तो फर्स्ट फ्लोर पर रहती हो, तो उसके लिए तुम्हें लिफ्ट की क्या ज़रूरत है फिर? ज़रूरत है भाभी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन सीढ़ियों से चढ़ने उतरने में तो मेरे पैरों की पैंट ही बच जाती है। मैंने लाइफ में इतना स्ट्रगल कभी नहीं किया है और मेरे मायके के बंगले में तो दो दो लिफ्ट हैं और इसलिए मुझे यहाँ आकर सीढ़ियों से चढ़ने उतरने में इतनी दिक्कत हो रही है। लेकिन आप लोग अगर लिफ्ट नहीं लगवाओगे तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी एडजस्ट। क्या ही होगा, एक दिन गिर जाऊंगी मैं और हमेशा हमेशा के लिए लंगड़ी हो जाऊंगी। होने दो ना, आपको उससे क्या? ऐसा मत बोलो छोटी बहू रानी। अच्छा ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो कि घर में लिफ्ट होनी चाहिए तो हम लिफ्ट लगवा लेंगे। आज दोपहर से ही काम शुरू करवा देते हैं। अब इतनी उदास मत हो बहू, खुश हो जाओ। अरे वाह, थैंक यू सो मच माँ जी। हीरा के दिन ब दिन बढ़ रहे नखरे देखकर सरगुन को काफी हैरानी होने लगती है। फिर एक रोज जब वो और मालविका वंश और हीरा के कमरे से गुजर रहे होते हैं, तभी वो देखो माँ जी, वंश हीरा के पैरों को मसाज दे रहा है। ऐसा कौन करता है भला? जाने दो ना बड़ी बहू रानी, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार में इतना तो चलता ही है ना। और तू ऐसी क्यों बोल रही है? तेरी सोच तो काफी नहीं है। फिर अचानक से तू मुझे पुराने जमाने की औरत क्यों लग रही है? वो बात नहीं है माँ जी। वंश, पापा जी और अभिषेक, वो तीनों अभी अभी बिजनेस ट्रिप से आए हैं और उन्होंने ठीक से आराम भी नहीं किया है। और ये मैडम वंश से अपने पैरों की मालिश करा रही है। मैंने तो अभिषेक को सोने दिया बाबा, और तो और पापा जी भी सो रहे हैं। हो सकता है कि वंश इतना थका हुआ ना हो। जाने दो, दोनों मियाँ बीवी की बीच की बातें उन तक ही रहने देते हैं। हमें उनसे क्या लेना देना है? फिर एक दिन हीरा अपने कमरे को एक पार्लर में बदल देती है और ये देखकर सरगुन और ज्यादा चकित हो जाती है। बाप रे, फेशियल के लिए अलग पार्लर वाली, मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए अलग और हेयर्स के लिए भी अलग पार्लर वाली। अरे ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है हीरा? वो क्या है ना भाभी, कल मेरी एक रिच फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है ना, तो मुझे वहां पर जाना है। और वो पार्टी तो शहर के सबसे बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में है और मुझे तो आज बाहर पार्लर में जाने के लिए बहुत आलस आ रहा है। इसलिए मैंने इन सबको यहीं पर बुला लिया। कमाल है हीरा, वैसे आपको भी कुछ करवाना हो तो आप कर सकती हो। अरे नहीं नहीं, आप तो मेरे बाद ही करवाना, क्योंकि आपका सब कराने में टाइम लगेगा ना। जुतिया जो पड़ने लगी है आपको। ज्यादा मत बोलो हाँ, आई बड़ी। ऐसे ही एक दिन जब घर पर एक फंक्शन में मेहमान आने वाले होते हैं, तभी बड़ी बहू रानी, हमेशा की तरह हर फंक्शन की तैयारी तू ही करेगी, इसलिए तू अपना काम शुरू कर दे। जी माँ जी। नो वे माँ जी, अब मैं आ गई हूँ ना, तो मैं ही करूँगी सारी फंक्शन की तैयारी। इन सब चीज़ों में तो मैं बहुत ही क्रिएटिव हूँ। देखना आप भाभी कि मैं सब कुछ कितने अच्छे से संभालती हूँ। पर हीरा, भाभी, माना कि मैं घर की छोटी बहू रानी हूँ, लेकिन प्लीज़ भाभी, आप लोग मुझे छोटी मत समझना। मुझ में भी बहुत दिमाग है और मैं इस फंक्शन में हर एक चीज़ एकदम बेस्ट ही रखूंगी। मेहमानों को कैसा गिफ्ट चाहिए, खाने में क्या क्या होगा, कौन से डेकोरेटर्स को बुलाना है,
A to Z सारी मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट होगी। ट्रस्ट मी भाभी। ठीक है हीरा, अगर तुम्हारी इतनी ही इच्छा है तो कर लो इस जिम्मेदारी को हैंडल। मुझे कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच भाभी। हीरा फंक्शन की सारी तैयारियां कर देती हैं। फिर हीरा, हो गई ना सारी तैयारी कल के फंक्शन की? हाँ वंश, कल हमारे बिजनेस एम्पायर को पूरे 50 साल पूरे होने वाले हैं और उस खुशी में ये पार्टी रखी गई है। देखना तुम, कल का फंक्शन एकदम रॉयल होने वाला है। आखिर ये तैयारियां मैंने जो की हैं, फिर तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर अगले दिन जब सभी घर वाले नीचे हॉल में आते हैं, तब वहां पर किड्स बर्थडे पार्टी का डेकोरेशन देखकर सबके सब एकदम हैरान रह जाते हैं। अरे, ये कैसा अरेंजमेंट है छोटी बहू रानी? और नहीं तो क्या। अरे, आज की पार्टी किस थीम पर बेस्ड है? और तुमने ये किस थीम का डेकोर करवाया है हीरा? मुझे भी पता नहीं, मैंने गलती से किड्स थीम पर सिलेक्ट कर दिया शायद। और ये सब लोग यहाँ पर आ गए और मेरी गैर मौजूदगी में डेकोरेटर्स ने ये बच्चों की बर्थडे पार्टी वाली डेकोरेशन कर दी। ये कैसी लापरवाही है छोटी बहू रानी? थोड़ी ही देर में मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? अब जो हुआ सो हुआ, हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होगा। ये सब क्या है हीरा? तुमसे अगर ये जिम्मेदारी ठीक से नहीं संभलने वाली थी तो तुमने इसे लिया ही क्यों? मेरी फ्रेंड एक इवेंट डेकोरेटर है, शायद से वो हमें आधे घंटे में सब कुछ ठीक करके दे दे। हाँ भाभी, अब उन्हें ही कांटेक्ट करो जल्दी। किसी तरह वो सभी लोग मैनेज कर लेते हैं और मेहमानों के आने से पहले ही फंक्शन का डेकोरेशन बदल दिया जाता है। फिर ऐसे ही एक दिन, ये लीजिए माँ जी, चाबी का छल्ला। मैं 4 दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। कुछ जरूरी काम आ गया है ना, इसीलिए अगले 4 दिनों तक इसे आप ही संभालिए। ठीक है बड़ी बहू रानी। अरे अरे, मेरे होते हुए आप ये छल्ला माँ जी को कैसे दे सकती हो? लाइए, मुझे दे दीजिए ये छल्ला। इस तरह से हीरा वो छल्ला मालविका के हाथ से छीन लेती है। पहले की बात तो अलग थी ना भाभी, तब मैं इस घर में नहीं थी, लेकिन अभी इस घर की छोटी बहू रानी आ गई है, इसलिए बहू होने के नाते ये जिम्मेदारी तो मैं ही निभाऊंगी। पर हीरा, हाल ही में तुमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली थी, तो क्या तुम इस जिम्मेदारी को वाकई में निभा पाओगी? देखो, इस छल्ले में बंगले के हर कोने कोने की चाबियां हैं, फिर चाहे वो कमरा हो या तिजोरिया हो। पहली बात तो ये है कि सभी गलतियां करते हैं भाभी, पर अब मैं ट्रेन हो चुकी हूँ, सो डोंट वरी, मैं इस बार कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। फिर ठीक है, तुम ये चाबियां रख सकती हो। हाँ छोटी बहू रानी, हम तुम्हें पहली ही गलती पर जज नहीं करेंगे। गलतियों से तो हर कोई सीखता है, और वैसे भी आज नहीं तो कल तुम्हें भी ये सारी जिम्मेदारियां ठीक से निभाना आना ही चाहिए। यस माँ जी। देखते ही देखते 4 दिन बीत जाते हैं और जब सरगुन अपने मायके से वापस लौटती है, तभी, चलो हीरा, वो छल्ला मुझे वापस दे दो। नहीं भाभी, मैं वो छल्ला आपको नहीं दूंगी अब। क्या मतलब? मतलब ये है कि अब वो मेरे पास आ ही गया है, तो उसे थोड़ी दिन और मेरे पास रहने दीजिए ना। उसे अपने पास रखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या? अब इसमें क्या अच्छा लगना हीरा? और ये कैसी अजीबोगरीब बातें करती हो तुम? माँ जी बिल्कुल सही कहती है, तुम तो एकदम छल्ली सी हो। वो तो है भाभी। चलिए, अब आप टेंशन फ्री रहिए। अगले कुछ दिनों तक ये छल्ला मेरे पास ही रहेगा, फिर उसके बाद आप उसे ले लेना। बाय बाय। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड टेक केयर। अरे पर, हे भगवान, इसके नखरे तो कभी बंद ही नहीं होते। छोटी बहुरानी होकर इसे बड़ी बहुरानी बनना है। मुझे तो अब इसकी हरकतों से चिढ़ मचने लगी है। फिर 3 से 4 दिनों के बाद अचानक से चाबियों का छल्ला गायब हो जाता है और ईरा के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो उसे पूरे बंगले में ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो ईरा? अरे, इसे कैसे खो गया वो छल्ला? मुझे नहीं पता भाभी, प्लीज डांटो मत ना, मैं तो नादान सी हूँ।
हो गई मुझसे गलती। जो बार बार हो वो गलती नहीं होती, लापरवाही होती है ईरा। और तुम एकदम गैर जिम्मेदार हो। उतने में वहां पर एक स्टाफ मेंबर आता है। ये देखिए मैडम जी, चाबी का छल्ला बैकयार्ड में मिला। लगता है ये ईरा मैडम के कमरे की बालकनी से नीचे गिरा है। अच्छा हुआ कि मैंने इसे झाड़ू मारते समय देख लिया, वरना ये तो कचरे के साथ चला जाता। ओह गॉड, शुक्र है कि मिल गया, वरना मेरी तो जान ही चली गई थी। फिर ईरा वहां से चली जाती है। लेकिन अब तक जो सरगुन इतनी समझदारी और शांति से हीरा की नौटंकियों को बर्दाश्त कर रही थी, अब उसका खून खोल उठा था। बस बहुत हुई इस बेवकूफ लड़की की नौटंकी। बड़ी बहुरानी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने में इसे बहुत मजा आता है ना। ठीक है, अब से मैं कोई जिम्मेदारी संभालूंगी ही नहीं। बचने दो इसकी बैंड, ये उसी लायक है। सब सोचती है कि ये छल्ली सी है, क्यूट है, बचपना भरा है इसमें। लेकिन नहीं, ये तो बहुत ज्यादा शातिर है और इसे खुद की जिद पूरी करवाना अच्छे से आता है। फिर सरगुन अपने हिस्से की आधी जिम्मेदारियां ईरा को सौंप देती है। फिर एक दिन, अरे छोटी बहुरानी, स्टाफ मेंबर को तो अब तुम ही इंस्ट्रक्ट करती हो ना, तो सबको तुमने बता दिया है ना कि आज दोपहर को लंच पर हमारे दूर के रिश्तेदार आने वाले हैं, इसलिए उनके लिए अच्छे से देसी खाना बनना चाहिए, एकदम ढाबा स्टाइल, क्योंकि वो सब देसी खाने के बड़े ही शौकीन हैं। अरे ये क्या, ये मैंने क्या कर दिया? अरे क्या हुआ छोटी बहुरानी, फोन में देखकर इतनी हैरान परेशान क्यों हो गई तू अचानक से? दरअसल माँ जी, सुबह ही मुझे हमारे किचन स्टाफ वालों ने मैसेज किया था कि आज मेनू में क्या रखना है, लेकिन मैंने नींद में गलती से उन्हें डे ऑफ लिखकर भेज दिया। टाइपिंग एरर हो गया माँ जी। क्या? इसका मतलब वो सब अभी छुट्टी मना रहे होंगे। ये तुमने क्या कर दिया छोटी बहुरानी? लापरवाही पर लापरवाही। अरे ऐसे कौन करता है हीरा? माना कि गलतियों से इंसान सीखता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। एक गलती के बाद तू और ज्यादा गलतियां करने लगी हैं। अरे ऐसे कैसे चलेगा? अब मैं कुछ नहीं जानती। अब या तो सारा खाना तो खुद बना, या फिर किसी अच्छे से देसी रेस्टोरेंट में जाकर ढाबे स्टाइल खाने का अरेंजमेंट कर दे। मैं अपने मेहमानों को नाराज बिल्कुल नहीं करूंगी, और अगर ये सारी अरेंजमेंट आधे पौने घंटे में नहीं हो पाई तो देखना, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ठीक है माँ जी, आई एम रियली सॉरी पापा जी। मैं अभी फटाफट से कुछ अरेंजमेंट करती हूँ। पता नहीं मैं ही हर बार मुसीबत में क्यों फंस जाती हूँ। जाने दो, अब जल्द से जल्द मुझे ही कुछ करना होगा। देखते ही देखते आधा घंटा पूरा हो जाता है। ओह नो, मैंने तो कितनी सारी जगह पर कॉल लगाया, लेकिन कहीं भी इतनी फास्ट डिलीवरी अवेलेबल ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। बड़ी चूल मची थी ना इसे बड़ी बहुरानी बनकर सब कुछ करने की। अब तो ये सब कुछ अकेली ही करे। किसी तरह लास्ट मिनट पर हीरा एक रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लेती है, लेकिन मेहमानों को वहां का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर उनके जाने के बाद, देखा ना छोटी बहुरानी, अगर तुझे जिम्मेदारी ठीक से निभानी आती ही नहीं तो तूने उसे हाथ में लिया ही क्यों? हर बार हमें तेरी वजह से किसी ना किसी तरह का नुकसान झेलना पड़ता है। हमेशा इन वक्त पर कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देती है तू। नो माँ जी, ऐसा मत कहिए ना प्लीज। मैं अब से ध्यान रखूंगी, इनफैक्ट बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगी। प्लीज मुझसे ये जिम्मेदारियां मत छीनिए। मैं आप सबको ये प्रूफ करके ही रहूंगी कि मैं भी सरगुन भाभी की तरह बेस्ट बहू बन सकती हूँ। बात बेस्ट बहू होने की नहीं है ईरा, यहाँ पर बात सही होने की है। आई नो माँ जी, और मैं अब की बार आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करूंगी, पिंकी प्रॉमिस। ऐसे ही एक दिन, जब घर का आधा पुराना सामान गरीबों में बांटने जाने वाला था, तभी सारा सामान एक बास्केट में रखा जाता है। उतने में ईरा की नजर एक हॉल में पड़े पीले बॉक्स पर चली जाती है। सारे बॉक्सेस तो पैक हो गए हैं, अब तो बस इन्हें गरीबों में बांटने भिजवाना है। पर ये बॉक्स यहाँ पर क्या कर रहा है? इसे भी भिजवा देती हूँ मैं। घनश्याम, सारा सामान तैयार है,
जल्दी से गाड़ी निकालो। फिर बाद में मेरी सहेली इटली से मेरे लिए एक बढ़िया सा शोपीस भेजने वाली थी, वो भी पूरे 4 लाख रुपए का। लेकिन अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अरे सरगुन बहू, कोई पीला बॉक्स आया था क्या हमारे घर पर? डेजी ने कहा था कि वो शोपीस किसी पीले बॉक्स में ही आएगा। नहीं माँ जी, ऐसा तो कोई बॉक्स नहीं आया है। ओ माय गॉड, इसका मतलब वो पीला बॉक्स इटली से आया हुआ था। अब मैं क्या करूं? अब तक तो घनश्याम आधे रास्ते तक पहुंच भी गया होगा। नहीं नहीं, मुझे अपनी इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाना होगा, वरना मैं माँ जी की नजरों में फिर से लूजर साबित हो जाऊंगी। हीरा फौरन घनश्याम को कॉल करती है, लेकिन तब तक वो शोपीस उन सारे सामानों में घुसेड़ कर टूट चुका होता है। ओह नो, वो शोपीस टूट गया। नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। एक काम करो तुम, मुझे उसका फोटो भेज दो। मुझे हूबहू वैसा ही शोपीस मंगवाना होगा इटली से। एक्स्ट्रा पैसे जाएंगे मेरे, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाना ही होगा। आई हैव नो ऑप्शन। हीरा को अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पैसे डालकर सेम वैसा ही शोपीस इटली से मंगवाना ही पड़ता है। ऐसे ही वो जो भी काम करती उसमें उसी को नुकसान होते रहता है। ऐसे ही एक रोज, क्या कहा, आज तक की सबसे बड़ी डील है और उसके प्रेजेंटेशन की पीपीटी मैं बनाऊं? पर भाभी, हमारे हाथ के नीचे इतने सारे लोग हैं, तो ये काम तो वो लोग भी कर सकते हैं। हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है भला? जरूरत है हीरा, क्योंकि इससे पहले भी हम बड़ी बड़ी डील्स की पीपीटी खुद ही बनाया करते थे। आधा काम तो मैं ही संभालती थी, लेकिन अब से ये सारा काम तुम्हें भी करना है, इसीलिए ये पीपीटी तो तुम ही बनाओगी। नहीं भाभी, ये पीपीटी आप ही बना दो प्लीज भाभी। लेकिन क्यों हीरा, तुम्हें तो ये सारी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाने में बहुत मजा आता है ना? ओ सॉरी, अच्छा लगता है ना तुम्हें ये सब, इसलिए अब तो ये सब तुम ही करो, क्योंकि मैं एक किटी पार्टी अटेंड करने जा रही हूँ। पर भाभी, ओ नो, इतने दिनों से मैं जो जो काम कर रही हूँ सब में गड़बड़ करके खुद का ही नुकसान करा रही हूँ, और अब तो इस बार मेरे सर पर एक और बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। आखिर किसने बोला था तुझे कि यो बड़े बड़े बोल बोलकर बड़ी बहुरानी बनने के लिए? अब भुग तो सब। जैसे तैसे हीरा पीपीटी फाइल बना देती है। मैंने तो अपनी तरफ से 100% दिया है, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ गलत जरूर है। पर अब मैं क्या करूँ? 5 मिनट में मीटिंग शुरू हो जाएगी, मैं तो ये किसी से क्रॉस चेक भी नहीं करा सकती। फिर हीरा पीपीटी के अनुसार सारा प्रेजेंटेशन देती है। मीटिंग काफी अच्छी जाती है और क्लाइंट्स हीरा के प्रेजेंटेशन की खूब तारीफ करते हैं। फिर उनके जाने के बाद वहां पर सरगुन आती है। भाभी, आप यहाँ पर? क्या हुआ हीरा, काफी हैरान लग रही हूँ कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तुमने तो कोई और ही पीपीटी बनाई थी ना, फिर अचानक से लास्ट मिनट पर दूसरी पीपीटी कैसे आ गई है ना? हाँ भाभी, मैं भी वही सोच रही हूँ कि आखिर ये सब कैसे हो गया। ये सब मैंने किया है हीरा। क्या? हाँ हीरा, मुझे पहले से पता था कि तुम इसमें भी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करोगी, इसीलिए मैंने लास्ट मिनट पर तुम्हारे लैपटॉप में मेरा बनाया हुआ सही प्रेजेंटेशन ऐड किया, जिसके बाद तुमने सही तरीके से प्रेजेंटेशन दिया और हमारी मीटिंग सक्सेसफुल हो गई। थैंक यू सो मच भाभी। आज अगर आप ये नहीं करती तो ना जाने क्या हो जाता। हमेशा से तुम अपने कामों में गड़बड़ करती ही आई हो। अरे तुम में ना जाने कितना सारा ओवर कॉन्फिडेंस भरा है, बचपना है तुम्हें, इमेच्योरिटी है। अरे जब तुम्हें कोई काम ठीक से आता ही नहीं है तो तुम्हें पहले उसे ठीक से सीखना चाहिए, फिर उसके बाद उसे करना चाहिए। लेकिन नहीं, तुम्हें छोटी बहुरानी होकर भी बड़ी बहुरानी की तरह सारे काम करने थे, और अब वही तुम पर भारी पड़ने लगा। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, लेकिन अब जब मेरी बैंड बजने लगी है तब से मुझे समझ आने लगा है कि ये सारे काम मेरे बस के है ही नहीं, और मुझे इन्हें पहले सीखना चाहिए, फिर उसके बाद ही अपने हाथ में लेना चाहिए।
आई एम रियली सॉरी भाभी। सरगुन ईरा को माफ कर देती है और ईरा अब छोटी बहुरानी की तरह ही रहती है और अपने स्वभाव में अच्छे बदलाव लाकर वो सबके साथ खुशी से रहती है। साक्षी और पार्थ दोनों शहर में रहते हैं। पार्थ एक बड़ी पोस्ट वाली नौकरी पर होता है, वहीं साक्षी एक मेकअप आर्टिस्ट होती है। क्या बात है मैडम, आज तो तुम इस तरह से तैयार हुई हो कि तुम्हारे सामने सारी हीरोइन फेल हो जाए। कमाल है, बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो तुम आज। थैंक यू सो मच पार्थ। आज हमारी किटी है, वो भी शहर के सबसे बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में, और इसीलिए मैंने ये गाउन पहनना प्रेफर किया। भाई मानना पड़ेगा, तुम दूसरों को तो अपने मेकअप के हुनर से सुंदर बनाती ही हो, लेकिन खुद भी कोई कम स्टाइलिश नहीं हो। लव यू साक्षी। लव यू टू पार्थ। वैसे माँ जी और पापा जी से बात हुई कि नहीं? वो सब यहाँ पर कब आने वाले हैं? हाँ साक्षी, मेरी उनसे बात हो गई है। वो 2 दिन में निकलेंगे और फिर यहाँ पर आएंगे। लेकिन रंजित भैया नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें काम है गांव में। लेकिन मेरी छोटी बहन मिंटी, माँ पापा और भाभी आ रहे हैं। वो सब लोग तो शहर में पहली बार आने वाले हैं, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैं भी पार्थ। उन सब से तो मैं केवल शादी में ही मिली हूँ, और जब जब हम लोग गाँव गए हैं 1 या 2 दिनों में ही वापस लौट आए हैं। इसलिए ये पहली बार होगा जब मैं अपने ससुराल वालों के साथ इतने लंबे समय तक रहूंगी, वो भी पूरे 1 महीने तक। हाँ साक्षी, वो सब तो छुट्टियों के तौर पर ही आ रहे हैं, पर अगर रंजित भैया भी आ जाते तो और अच्छा होता। लेकिन वहां खेत का काम संभालने के लिए कोई भी नहीं है ना। कुसुम भाभी भी वही रुकने के लिए कह रही थी, लेकिन भैया ने ही कह दिया कि तुम चली जाओ और यहाँ शहर में आनंद उठाओ। चलो अच्छा है, हमें कल सारी तैयारी करनी होगी। घर की साफ सफाई करनी होगी, उन सब के लिए हर एक प्रकार की व्यवस्था करनी होगी हमें। उन्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। थैंक्स अक्षय। थैंक्स, लेकिन किस बात के लिए पार्थ? तुम मेरे परिवार के बारे में इतना सोच रही हो? अरे आजकल के जमाने में जहाँ शहरी बीवियां अपने गांव के ससुराल वालों को पूछती तक नहीं, वही उनके आने की खुशी में तुम इतनी उत्सुक हो, और यही देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यू आर दी बेस्ट साक्षी। कम ऑन पार्थ, वो सब मेरे अपने ही तो हैं, तो उनके आने की खुशी में मैं उत्सुक कैसे नहीं होंगी भला? पार्थ और साक्षी सारी तैयारियां करते हैं और फिर 2 दिनों के बाद साक्षी के ससुराल वाले गांव से शहर आ जाते हैं। लीजिए ना, ये सब आप लोगों के लिए ही बनाया है मैंने। क्या तू भी बहू? अरे ये सब तो तूने बाहर से ही मंगवाया होगा ना? नहीं माँ जी, ये सब तो मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैं बाहर से कुछ भी नहीं मंगवाती। हमारे घर पर जो भी आता है उसे मैं अपने हाथों से ही बनाकर खिलाती हूँ। क्या? बाप रे! शहरी होने के बावजूद भी तुझे ये सब इतने अच्छे से बनाने आता है? ये कचौरिया, समोसे, ये सब तो ये कुसुम भी इतना स्वादिष्ट नहीं बनाती जितना कि तूने बनाया है। वाह बहू, मान गई मैं तुझे। सच में भाभी, बहुत ही मजेदार बने हैं ये पदार्थ। थैंक यू सो मच मिंटी। आते ही साक्षी का ये अच्छा स्वभाव और उसके ये सारे गुण देखकर सास ससुर उसे बहुत पसंद करने लगते हैं, और उसकी तारीफें सुनकर अब जेठानी कुसुम को जलन होने लगती है। ओह गॉड, मैं तो ये भूल ही गई कि मुझे अपने क्लाइंट की मेकअप की वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करनी थी। मैंने हाल ही में एक ब्राइड को, यानी एक दुल्हन को सजाया था। बहुत ही सुंदर लग रही थी वो। ये देखिए। क्या बात है बहू, तुझ में तो हुनर कूट कूट कर भरा है। वाकई में बहू, इस तरह का हुनर तो हमारे खानदान में किसी के पास भी नहीं है। तुमने सच में बहुत ही अच्छे गुण हैं। थोड़े गुण इस कुसुम को भी सिखा दो। वैसे ये भी अच्छी ही है, लेकिन बस थोड़ी सी कामचोर है। ऐसा मत कहिए पापा जी। भाभी ने आज मेरी बहुत मदद की है, और उनसे तो मैं अक्सर वीडियो कॉल पर बातें करती ही रहती हूँ। बहुत अच्छी है ये, और मैं तो इन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह मानती हूँ, और मिंटी को अपनी छोटी बहन की तरह। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी बात की बेटा। फिर अगली सुबह जब साक्षी नींद से उठती है
तब वो अपने ससुराल वालों को गायब देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये सब के सब कहाँ चले गए? फिर साक्षी पूरे घर में सबको ढूंढती है और जब वो घर के आंगन में जाती है, तभी वहां पर सबको खटिए पर सोए देखकर वो एकदम हैरान रह जाती है। ओ तेरे, अब सभी लोग यहाँ पर सोए थे? हाँ बहू, तेरे पापा जी और मिंटी थोड़ा चलने के लिए गए हैं। वो क्या कहते हो तुम? मॉर्निंग वॉक। गांव में तो हमें अच्छी नींद आती है, लेकिन यहाँ भी अच्छी नींद आई। लेकिन हाँ, सुबह होने पर हमें मुर्गियाँ और चिड़ियों की आवाज आने लगती थी। वही यहाँ पर गाड़ियों और लोगों की आवाज सुनाई दी। हाँ बहू, लेकिन यहाँ की हवा भी बहुत अच्छी है। बस बेवजह ही शहर का नाम खराब करके रखा है। इतना भी बुरा नहीं है शहर। वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन आप सब रात में अंदर सो जाते ना। मैंने आप सबके लिए दोनों कमरों में बेडशीट बिछाई थी, सारी सुविधाएं करके रखी थी मैंने। फिर आप सब बाहर खटिया डालकर क्यों सो गए? क्योंकि हमें अंदर नींद ही नहीं आती बेटा। हम गांव में बाहर ही सोते हैं ना, इसीलिए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ बहू। लेकिन क्यों साक्षी, यहाँ बाहर सोने के कारण तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सभी लोग यहाँ पर आराम से सो सकते हो। ये हमारा ही तो घर है, और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप सब अपने कंफर्ट के अनुसार ही रहो, ना कि किसी दबाव में। ठीक है साक्षी। लेकिन 2 से 3 जब यूं ही ससुराल वाले बाहर सोते हैं, तो आस पड़ोस के लोग उन्हें देखकर चकित हो जाते हैं और कोई कोई तो उन पर हंसने भी लगते हैं। अरे ये क्या है साक्षी, तू और तेरा पति इतने मॉडर्न हैं, और तेरे गांव के ससुराल वाले तो कितने गंवार हैं। सबके सब रात में बाहर सोते हैं। अरे ये कोई गांव नहीं, शहर है शहर। पक्का गांव से ही आए हैं ना, या फिर किसी पागलखाने से छोड़ा है इन्हें। और नहीं तो क्या। अरे मुझे तो रात भर इनके खराटों की आवाजें आती रहती है। अरे तेरे गवार ससुराल वालों के खराटे की भयंकर आवाज सुनकर तो चोर भी डर के मारे दुम दबाकर भाग जाएंगे। इनफ, बहुत बोल गई तुम दोनों मेरे ससुराल वालों के बारे में। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती सहन करके लूंगी। और खबरदार, जो आइंदा से उनके बारे में एक शब्द भी गलत बोला तो ये मेरा घर है और ये एरिया भी मेरा है। अरे ये सभी लोग तुम्हारे एरिया में आकर नहीं सोते। और रही बात उनके खराटों की आवाज की, तो हम सभी लोग खराटे मारते हैं। इनमें कोई नई बात नहीं है कि सिर्फ यही लोग खराटे मारते हैं। और अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है, तो कानों में रुई डाल के सोया करो ना। इडियट नॉनसेंस पीपल। साक्षी की ये बातें सुनकर दोनों पड़ोसनों की बोलती बंद पड़ जाती है, और ये सब रतन भी देख लेती है। फिर बाद में, साक्षी बेटा, हमें माफ कर दे। हमारी पागलपंती के कारण तुझे पड़ोसियों से इतना सुनना पड़ा, और उन्होंने हमारा मजाक भी उड़ाया। इसमें कैसी पागलपंती माँ जी? बाहर सोना गलत थोड़ी ना है। ये तो आपकी मर्जी है। और प्लीज माँ जी, इसके लिए आप मुझसे माफी मत मांगिए, क्योंकि आप मेरी माँ हो। लेकिन फिर भी बेटा, हम भूल जाते हैं कि ये शहर है और यहाँ के तौर तरीके अलग हैं, और हम सब तो बेवकूफों की तरह बस अपनी ही चलाते रहते हैं। लेकिन अब से हम सब अंदर ही सोएंगे, कमरों में। वो क्या कहते हैं उसे, बेड पर। बेड पर ही सोएंगे हम लोग। नहीं माँ जी, दूसरों के लिए खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। ये फालतू की बातें बनाना तो लोगों का काम ही होता है, लेकिन आप उनकी बातें दिल पर मत लीजिए, और आप सब लोग बाहर ही सोइए। क्योंकि अगर आप अंदर सोएंगे तो आपको सुकून की नींद नहीं आ पाएगी। नहीं बेटा, तूने अपने ससुराल वालों के लिए आवाज उठाई, और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मेरा फर्ज है कि मैं तेरी इज्जत का मान रखूं। इसलिए आज से हम लोग बाहर नहीं सोएंगे। अरे नहीं माँ जी, प्लीज ऐसा मत बोलिए ना। आप लोग अपने कंफर्ट के अनुसार ही रहिए। बेवजह परेशानी मत लीजिए अपने सर पर। मिंटी और पापा जी को तो बाहर ही नींद आती है। भाभी और आप तो एडजस्ट कर लोगे अंदर, लेकिन उनका क्या? इसलिए प्लीज माँ जी,
आप लोग बाहर ही सोइए, बाहर गार्डन की एरिया में। मैं आप सबके लिए व्यवस्था कर दूंगी। और लोग चाहे कुछ भी बोले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानती हो कि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बेटा, अब हम लोग शहर में आए हैं तो शहर के तरीकों से ही रहना पड़ेगा ना। इसीलिए तू शांत रहे और हमें अंदर ही सोने दे। अरे हमने तो अंदर सोकर कभी देखा भी नहीं। क्या पता हमें शहर के कमरों में अच्छी नींद आ जाए। पर मुझे रहने दे बहू, इतना मत सोच। इस तरह से रतन के कहने पर वो सभी लोग बाहर सोने की जगह अंदर ही सोने लगते हैं। ऐसे ही एक सुबह मदन घर के गेट पर खड़े रहकर दांत खींच रहा होता है और वो पड़ोसी की कार पर थूक देता है। और तभी, अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारे पापा का? अगर इन्हें शहर में रहना आता ही नहीं तो तुमने इन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया? देखिए मिस्टर शाह, आप शांति से भी बात कर सकते हैं ना। इस तरह से चिल्लाकर और मेरे पापा का अपमान करके आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसलिए प्लीज अपने दायरे में रहकर ही बात कीजिए। अरे कैसा दायरा? सुबह ही मेरा ड्राइवर मेरी कार धोकर गया है और अब मुझे एक बिजनेस ट्रिप पर निकलना है, लेकिन तुम्हारे इस अनपढ़ पिता ने इसे खराब कर दिया। बस कीजिए मिस्टर शाह, भूलिए मत कि ये हमारे पापा हैं। ये उम्र में आपसे और हमसे कई गुना ज्यादा बड़े हैं और आप अनपढ़ गवार किसे कह रहे हो? माना कि इनसे गलती हुई है, इन्हें यहाँ के तौर तरीके नहीं पता। ये सब यहाँ पर नए हैं, लेकिन आप तो इनसे समझदारी से बात कर ही सकते हो ना। लेकिन नहीं, बड़ों का अपमान करके ये सब घटिया शब्द इस्तेमाल करना, ये तो एक पढ़े लिखे इंसान की क्वालिटीज है ना। अरे आप जैसे लोग जो ये सब कहते हो वो सबसे बड़े पढ़े लिखे गवार होते हैं। चलिए मेरे पापा जी से माफी मांगिए, अभी के अभी सॉरी बोलिए उन्हें। अरे लेकिन मैं उन्हें सॉरी क्यों बोलूं भला? गलती तो तुम्हारे पापा जी ने की है ना, तो उन्हें ही मुझसे माफी मांगनी चाहिए। देखिए मिस्टर शाह, आपको सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा। मैं अपने ससुराल वालों का और खास करके अपने ससुर जी का अपमान तो सहन करके बिल्कुल नहीं लूंगी। अरे जाने दो ना बहू। नहीं पापा जी, ऐसे कैसे जाने दूं मैं इन्हें? इन्हें आपसे माफी तो मांगनी ही चाहिए। मांगिए मिस्टर शाह। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन प्लीज अपने ससुराल वालों को जरा समझा कर रखो। ये सब यहाँ मोहल्ले में बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है मिस्टर शाह, हम इन्हें समझा देंगे और आप चिंता मत कीजिए। मैं अभी आपकी कार साफ करके देती हूँ। फिर साक्षी उस कार को साफ करती है। फिर बाद में, मुझे माफ कर दो बहू, मैंने गलती कर दी और इस वजह से तुम दोनों को इतना सुनना पड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं है पापा जी। नई जगह पर जाने के बाद ये सब होना तो जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी बहू, जाने दो ना पापा। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन इन सब में आप प्लीज अपनी गलती मत देखिए, क्योंकि अगर हम लोग भी गांव में रहने जाए तो हमसे भी थोड़ी बहुत गलतियां होंगी ही ना। और ये शहर के लोग तो होते ही बदतमीज है। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं वो सब लोग शहर के रंग में ढलने लगते हैं, लेकिन उन्हें घर के अंदर सोने में दिक्कत आने लगती है। भाभी, यहाँ अंदर मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। हम बाहर सोने चले क्या? इस एसी की हवा से बेहतर तो बाहर की हवा है। हाँ मिंटी, मेरा मन भी बाहर सोने का ही है, लेकिन हमें माँ जी की बात सुननी ही पड़ेगी ना। अगर हम फिर से बाहर सोने चले गए तो वो हम पर चिल्लाने लगेगी। वो तो है भाभी, लेकिन आपने देखा साक्षी भाभी कैसे रहती है? एकदम हीरोइन की तरह। मुझे भी उन्हीं की तरह रहना है। उनमें तो ऐसा एक भी गुण नहीं है जो बुरा हो। हाँ मिंटी, सो तो है। इस साक्षी ने तो चंद दिनों में ही माँ जी के दिल में कितनी जगह बना ली है। काश मेरी जिंदगी भी उसकी तरह होती। गुजरते दिनों के साथ कुसुम और मिंटी को साक्षी के रहन सहन से जलन होने लगती है। ऐसे ही एक दिन, अरे रहने दीजिए भाभी, आप, मैं सारा काम कर लूंगी। आप जाकर टीवी देखिए। तुम कहना क्या चाहती हो साक्षी, कि मैं कामचोर हूँ और मुझे बस टीवी देखने का शौक है? तभी वहां पर रतन आती है।
अरे क्या हुआ है? इतना क्यों चिल्ला रही है तू कुसुम? देखिए ना माँ जी, ये साक्षी मुझसे कह रही है कि आप बाहर जाकर टीवी देखिए। मैं जानती हूँ कि वैसे भी आपको ये काम बिल्कुल नहीं करने। क्या? ये तो क्या कह रही है कुसुम? और साक्षी बहू, ऐसा कहा तूने? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। भाभी, ये आप क्या कह रही हो? आप और मिंटी तो अभी बाहर से आई हो ना, इसीलिए मैंने आपसे आराम से टीवी देखने के लिए कहा था। और बस थोड़ा ही काम बचा है, इसीलिए मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा। अब इतने से काम के लिए आपको परेशान क्यों करना? ये सब क्या है कुसुम? इसका मतलब तूने मुझसे झूठ कहा? अरे नहीं माँ जी, मैं आपसे भला झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। और साक्षी, ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारे कहने का कोई और मतलब हो, लेकिन वाक्य तो बुरा ही था ना। जाने दो, कोई बात नहीं। अब इसके आगे मैं और क्या ही बोलूं? मेरी तो कोई इज्जत भी नहीं करता। ऐसा मत कहिए भाभी, मेरे मन में आपके और रंजीत भाई साहब के लिए बहुत इज्जत है। और अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। बिना कुछ कहे ही कुसुम वहां से चली जाती है। दिन बीतते जाते हैं और साक्षी और पार्थ दोनों अपने परिवार वालों को शहर की सुंदर सुंदर जगहों पर घुमाने लगते हैं। ऐसे ही एक रोज, क्या बात है साक्षी, क्या ये ट्रॉफी तुम्हारी है? हाँ पापा जी, मुझे एक बड़े लेवल के मेकअप कॉन्टेस्ट में बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। ये मेडल और ये ट्रॉफी दोनों भी मेरी है। बहुत खूब बेटा। जा कुसुम, अपनी होनहार देवरानी के लिए कुछ मीठा तो बना दे, और जरा अच्छा बनाना। ठीक है माँ जी, अभी बनाकर लाती हूँ। साक्षी की वो ट्रॉफी देखकर कुसुम को बहुत जलन होती है। फिर रसोई में जाकर, देखा भाभी आपने, कैसे हीरोइन की तरह सजी है भाभी। और तो और इतना बड़ा इनाम भी मिला है उन्हें। मुझे तो माँ जी पर गुस्सा आ रहा है। ना जाने ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हैं उस पर, जो उसे अपने सिर पर चढ़ा के रखा है उन्होंने। और मुझे यहाँ पर मीठा हलवा बनाने का काम दे दिया, और ऊपर से ये भी कह दिया कि हलवा जरा अच्छा बनाना, जैसे कि मैं कल ही हलवा बनाना सीखी हूँ। जानती हूँ भाभी, माँ तो ऐसी ही है। उन्होंने तो मुझे भी नहीं छोड़ा, जीवन भर बस मुझे ऐसे ही ताने दिए हैं, और इसीलिए मेरी और उनकी कभी नहीं बनती। अब उनकी नई शहरी बहू के आगे उन्हें गांव की बड़ी बहू और बेटी नजर ही नहीं आ रही। ना जाने ऐसा कौन सा काला जादू कर दिया है साक्षी भाभी ने, जो माँ बस उन्हीं के गुणगान गाती रहती है। मिंटी और कुसुम दोनों के भी साक्षी के प्रति जलन की सीमा बढ़ती ही जाती है। आसपास के लोग भी बस उसी की सराहना करते हैं, और ये भी उनसे देखा नहीं जाता। भाभी, मैं साक्षी भाभी का चाल चलन समझ चुकी हूँ। वो तो बस मुंह पर ही अच्छा बनने का नाटक करती है, लेकिन असल में वो उतनी भी अच्छी नहीं है। वो तो एक मीठी चूरी है। हाँ मिंटी, एकदम सही कहा तूने। उसमें बहुत घमंड है, और हमें उसका घमंड तोड़ना ही होगा। कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसकी इज्जत खराब हो जाए और उसे तकलीफ झेलनी पड़े। लेकिन हम ऐसा क्या करेंगे भाभी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, तुम्हारी चतुर भाभी। मेरे दिमाग में बहुत कुछ है जिससे हम उस नक्चड़ी का जीना दुश्वार कर सकते हैं। फिर रात के समय कुसुम और मिंटी बाहर ही सोना शुरू करती हैं। कुसुम बहू, मिंटी बेटा, अरे तुम दोनों बाहर क्यों सो रही हो? मैंने कहा था ना कि हम में से कोई भी बाहर नहीं सोएगा। पहले ही हमारे कारण साक्षी और पार्थ की इज्जत पर काफी आंच आ चुकी है, तो अब तुम दोनों और क्यों ला रही हो? अरे माँ, हमें तो घर के अंदर नींद ही नहीं आती। कई दिनों से दिक्कत हो रही है, इसीलिए प्लीज माँ, हमें बाहर ही सोने दो ना। हाँ माँ जी, हमने पहले आपकी बात मान ली ना, जिसके चलते हम अंदर सोने लगे। लेकिन गांव में रहने के कारण हमें सिर्फ और सिर्फ बाहर ही सोने की आदत है, इसीलिए अंदर हमारी नींद पूरी ही नहीं हो पाती, और इसका सीधा असर हमारी तबीयत पर हो रहा है। इसीलिए माँ,
इससे पहले कि हमारी तबीयत गंभीर रूप से खराब हो जाए, हमने ये तय कर लिया है कि अब से हम दोनों बाहर ही सोएंगे। अरे पर रहने दीजिए ना माँ जी। मैंने तो पहले ही आप लोगों से कहा था कि लोगों की बातें सुनकर खुद को तकलीफ मत पहुंचाओ। आपको जो सही लगे और जिसमें आपको कंफर्ट महसूस हो वही करो आप। और भाभी और मिंटी, अगर आप दोनों को बाहर ही सोना है तो आप यहीं पर सो जाओ। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साक्षी बेटा, वो गांव है और ये एक शहर है। कहीं फिर से मोहल्ले में से कोई आकर हमारा मजाक ना उड़ा दे, या फिर वो लोग तुझे कोई बोल ना दे। कोई कुछ भी नहीं बोलेगा माँ जी। अब भाभी और मिंटी को उनकी सहूलियत के अनुसार ही रहने दीजिए और आप भी एकदम निश्चिंत रहिए माँ जी। फिर रात में बेचारी साक्षी, उसे तो पता ही नहीं है कि हम बाहर जानबूझकर सो रहे हैं ताकि बाहर सोने के कारण उसकी इज्जत पर पहले से भी ज्यादा आँच आए। हाँ भाभी, अब तो हम बाहर सोते हुए बहुत ज्यादा नाटक करेंगे। फिर वो दोनों जानबूझकर हंसने गाने और नाचने लगती हैं और उनकी इन हरकतों के कारण मोहल्ले के लोगों को काफी परेशानी होने लगती है। फिर अगले दिन, देख साक्षी, तुम्हें अगर कोई तुम्हारे ससुराल वालों के बारे में कुछ बोल दे तो बड़ी मिर्ची लगती है तुम्हें। लेकिन प्लीज अपनी उन अनपढ़ गवार जेठानी और ननन को जरा समझा दो। रात में चुड़ैलों की तरह हंसती रहती है वो दोनों, नाचती गाती रहती है। अरे उनके कारण हमारी नींद खराब हो जाती है। और नहीं तो क्या। अरे तुम्हारा तो कितना बड़ा घर है, तो घर के अंदर क्या काठी बिछाए हुए हैं क्या जो तुम्हारे परिवार वाले बाहर सोते हैं? हम कह दे रहे हैं, इसका कुछ उपाय करो तुम, वरना अगर यही हाल रहा तो हमें ही कुछ एक्शन लेना होगा। समझी कि नहीं? उन दोनों की बातें सुनकर साक्षी चुप हो जाती है और ये सब चुपके से मिंटी और कुसुम देख लेती है और उन्हें बहुत खुशी मिलती है। ये तो बस शुरुआत है, लेकिन आगे देखना कि कैसे हम इसकी नाक में दम करके रखते हैं। हाँ भाभी, आज रात को तो हम बाहर आलव जलाएंगे। उससे सबके घरों में धुआं जाएगा और सबको और तकलीफ होगी और वो लोग फिर से भाभी के पास शिकायत करने आएंगे और फिर एक बार भाभी परेशानी में फंस जाएगी। अरे वाह मिंटी, मेरे साथ रहते हुए तुम्हारा दिमाग तो काफी खुरापाती हो चुका है। चलो अच्छा है, ऐसे ही खुरापाती करती रहो। फिर उसी रात वो दोनों बाहर सोते समय आलव जलाते हैं और उसमें काफी देर तक लकड़ियां डालती रहती हैं, जिससे धुआं और बढ़ता है और वो पूरे मोहल्ले में फैल जाता है। फिर अगले दिन फिर से पड़ोसी आकर पार्थ और साक्षी को खूब सुनाते हैं। मैंने तो इन दोनों से पहले ही कहा था कि बाहर मत सो, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। जिस बात का डर था वही हुआ। आखिर में तुझे पड़ोसियों की कितनी सुननी पड़ी। ऐसी बात नहीं है माँ जी, मुझे भाभी और मिंटी के बाहर सोने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूं रातों में आलव जलाना, गाना नाचना और हंसना, इन सब से ना सिर्फ हमारी लेकिन बाकी मोहल्ले वालों की भी नींद खराब हो रही है। इसलिए आप दोनों को ये बात समझनी होगी कि ये एक शहर है और यहाँ आसपास लोग रहते हैं। गांव के लोगों में और शहर के लोगों में काफी अंतर होता है। यहाँ के लोग ये सब बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। ठीक है साक्षी, हम समझ गए कि तुम क्या कहना चाहती हो। लेकिन एक रात अचानक से जब कुसुम और मिंटी खटिए पर सो रहे होते हैं, तभी वहां पर एक चोर घुस आता है और वो चालाकी से कुसुम के बगल में रखा हुआ फोन और उसके गले की चेन काट कर ले जाता है। और जब तक कुसुम की आंख खुलती है तब तक वो चोर भाग चुका होता है। पुलिस कंप्लेन तो कर दी है मैंने, उम्मीद है कि वो चोर पकड़ा जाए। लेकिन भाभी और मिंटी, अभी आप दोनों प्लीज बाहर सोना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सब अब काफी रिस्की हो रहा है। पार्थ बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे भी अब यही लगता है। गांव में तो सब एक दूसरे के साथ बिल्कुल किसी परिवार की तरह रहते हैं, लेकिन यहाँ शहर में रात होने पर घर के बाहर का माहौल काफी खतरे से भरा हो जाता है। लेकिन अच्छा हुआ कि कुछ ज्यादा नहीं हुआ। घर वाले भी मिंटी और कुसुम को बहुत बोलते हैं, जिसके बाद उन्हें ना चाहकर
बाहर सोना बंद करना ही पड़ता है। अब हम क्या करें भाभी? बाहर सोने का नाटक तो अब बंद करना पड़ेगा। तो अब हम उस साक्षी की मुसीबतें कैसे बढ़ाएंगे? तुम चिंता मत करो मिंटी। ऐसे हो या वैसे हो, कोई ना कोई रास्ता तो हम ढूंढ ही लेंगे। सुना है कि आज शाम मोहल्ले के एक बड़े बंगले में एक फंक्शन है, तो हम दोनों वहां पर चले जाएंगे, बिना बुलाए मेहमान बनकर। और फिर आगे, आगे तो बस देखती ही जाओ। फिर वो दोनों उस फंक्शन में घुसकर और काउंटर पे से पागलों की तरह खाना ठूसने लगती हैं, और ये उस बंगले की मालकिन देख लेती हैं, और गुस्से में आकर वो उन दोनों को बाहर निकाल देती है। सभी उन दोनों पर हंसकर साक्षी का मजाक उड़ाते हैं। अरे, ये तो साक्षी की जेठानी और ननंद है ना? वो कैसी और उसके ये गवार ससुराल वाले कैसे? सच में एकदम दिमाग से पैदल है उसके सभी ससुराल वाले। बंगले की मालकिन साक्षी को बुलाकर खूब सुनाती हैं। फिर उसके बाद, आप दोनों वहां पर क्यों गई थी? हमें तो कोई न्योता भी नहीं आया था वहां से। हमें लगा कि गांव की तरह हम किसी भी कार्यक्रम में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें सीधे सीधे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अरे 50 बार समझाया है हम सब ने कि गांव और शहर में फर्क होता है, लेकिन नहीं। आधे महीने से ऊपर हो गया है हम यहाँ रहते हुए, लेकिन तुम दोनों की अकल ठिकाने पर कब आएगी क्या पता। जाने दीजिए ना पापा जी, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब से प्लीज ध्यान रखिए, आप लोग यहाँ पर नए नए हैं, इसलिए ये गलतियां तो होती ही रहेगी, लेकिन थोड़ा ध्यान से। हाँ, तुझे सच में मानना पड़ेगा बहू। अरे इतनी समझदार कैसी हो सकती है तू, वो भी शहर में रहते हुए। अक्सर गांव के लोगों को समझदार और शहर के लोगों को नासमझ कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। मगन साक्षी की तारीफ शुरू कर देता है, और ये देखकर मिंटी और कुसुम का खून और ज्यादा खुलने लगता है। बस बहुत हुआ अब, हमने इतनी चालें चली, लेकिन हमेशा अंत में हम ही फंसते हैं। कितना सुनना पड़ता है हमें। लेकिन अब हम चलेंगे हमारी महाचाल। महाचाल? लेकिन वो क्या है भाभी? कल ही साक्षी कह रही थी ना कि उसे आज तक की सबसे बड़ी क्लाइंट मिली है। उसका मेकअप करना है उसे, और उसके लिए उसने सारा सामान भी लाया है। हाँ तो हम उस सामान में गड़बड़ करेंगे। उस अच्छे सामान को हटाकर उसकी जगह पर सारे नकली और मिलावट मेकअप के प्रोडक्ट रखेंगे, जिससे उस क्लाइंट की त्वचा खराब हो जाएगी और साक्षी के मेकअप का काम हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अरे वाह भाभी, काम छूट जाने के बाद तो उसकी सारी होशियारी ही खत्म हो जाएगी। लेकिन उतने में वहां पर रतन और साक्षी आ जाते हैं, और उन दोनों ने सब सुन लिया होता है। अरे शर्म नहीं आती क्या तुम दोनों को? और तू कुसुम, लानत है तुझ पर। घर की बड़ी बहू है ना तू, लेकिन उसके बाद भी तूने ऐसा किया। आखिर क्या कमी रखी थी मैंने? अपनी तरफ से आप सबके लिए जो हो सका वो सब किया, लेकिन आप दोनों ने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया है। अब मैं समझी। उस दिन भी तू जो इसके बारे में कह रही थी, वो मुझे भड़काने के लिए कह रही थी। वो भी गलत था। अरे ऐसी भी क्या जलन है जो उसके चलते तुम दोनों इतनी निर्लज बन गए? अरे ये तो इतनी होनहार होने के बावजूद भी इतनी भोली भाली और सादी सी है। और तुम दोनों तो शहर में रहने के लायक ही नहीं हो। बस बहुत हुआ। अब तुम दोनों यहाँ पर एक पल भी नहीं रहोगी। अभी के अभी चली जाओ यहाँ से। माँ भाभी, हमें माफ कर दो ना, हमसे गलती हो गई। हाँ माँ जी। और साक्षी, जलन के चलते हम पागल हो गए थे। हमारा गुस्सा हमसे ना जाने क्या क्या करवा रहा था, लेकिन अब हम वो सब भूल कर एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे। अपने बुरे स्वभाव में अच्छा बदलाव लाएंगे। मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। रहने दीजिए भाभी, कोई बात नहीं, लेकिन आप हाथ मत जोड़िए। नहीं साक्षी, तुम्हें लग रहा होगा कि ये नाटक है, लेकिन मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। हम तुम्हारे साथ कितना बुरा करने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने हमारे एक बार माफी मांगने पर ही हमें माफ भी कर दिया। हमें तो लगा कि तुम बस अच्छा बनने का ढोंग कर रही हो, लेकिन आज हमारी आंखें खुल गई हैं।
तुम वाकई में बहुत अच्छी हो साक्षी। हाँ भाभी, और हमें भी आपकी तरह अच्छी बनना है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सच्चे दिल से माफी मांगने के बाद वो दोनों उसे माफ कर देती हैं और शहर में वो अच्छे से रहने लगती हैं।